स्वागत है संदीप जी आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। आप आए, नमस्कार, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो संदीप जी आज थैंक यू सर। संदीप जी हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और ये हिप्नोथेरेपी क्या होती है? आप खुद इसमें बड़े मास्टर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने प्रैक्टिस में हैं इसके और बहुत सारे केसेस आपने हैंडल किए हैं, तो हम डेफ़िनेटली कुछ केसेस के बारे में भी जानना चाहेंगे ताकि ज़रूर। हम और इन सब्जेक्ट को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझ सकें। लेकिन इससे पहले संदीप जी मैं आपके बारे में थोड़ा-सा कुछ अगर आप बताएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपका ये पूरी जर्नी जो है कैसी रही? कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे आप इस हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फील्ड में आए? सबसे पहले अमितेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर। इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं और आप सभी का भी स्वागत है। मेरा थैंक यू नाम सर। संदीप है। पिछले 15 साल से मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी जर्नी सेल्फ एक्सप्लोरेशन और माइंडफुलनेस से शुरू हुई। मुझे हमेशा से ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न्स को समझने का इंटरेस्ट था। और अच्छा, मेडिटेशन और सेल्फ वर्क करते हुए खुद के पैटर्न्स को, खुद के इमोशंस को समझते-समझते पता नहीं कब साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट, मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और जी, फिर मैंने देखा कि हिप्नोसिस और माइंडफुलनेस का कॉम्बिनेशन जो है, वो बहुत लॉजिकल भी है और बहुत स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट्स पे बहुत परफेक्ट है, जिसके जी, द्वारा हम सबकॉन्शियस की पावर को डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जी, धीरे-धीरे चलते रहे और आज आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अ, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो आजकल बच्चों में, इनफैक्ट सभी लोगों में, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इनफैक्ट हमारे जितने भी पॉडकास्ट रहते हैं, ये फ़ोकस रहते हैं कि यूथ को हम जो आज के चैलेंजेज़ हैं, जिससे वो फ़ेस कर रहे हैं, उससे वो कैसे अपने आप को निकाल सकें। तो आई थिंक ये जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जो आजकल लोगों में बहुत बढ़ रही है, इसके पीछे का अगर हम कारण ढूँढने जाएँ, तो आप क्या समझते हैं? इसका मेन रीज़न क्या है आजकल? सर, इसका मेन रीज़न जो भी बच्चा या बड़े जो भी हमारे सोशो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और रिलीजियस फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें इसको इम्पैक्ट कर रही हैं। और कहीं न कहीं अच्छा, जो लाइफ़स्टाइल इतना फ़ास्ट पेस्ड हो चुका है, जो छोटे बच्चों के ऊपर भी जो इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ रही है और जो बड़े जी, भी हैं, वो अपने साथ जी, में भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और दूसरों के साथ में रखते हैं कि वो इस तरीके से ही फंक्शन करें। और कहीं न जी, कहीं यही जो सोशल मीडिया प्रेशर है, यही जो पीयर प्रेशर है, यही जो ओवर एम्बिशियसनेस है, जो हर एक स्टेज के अंदर हम देख पा रहे हैं और कहीं न कहीं लाइफ़ के अंदर जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं, उनको हुँ, हुँ, व्यक्ति अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाया, कहीं न कहीं हमारी माइंड बॉडी में इतने सारे कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, वही इस डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का कारण है। शॉर्ट में कहा जाए तो हम अपनी लाइफ़ को कैसे माइंडफुल वे से जी सकते हैं, वो हम भूल गए हैं, जिस वजह से कहीं जी। न कहीं इतनी ओवरथिंकिंग, इतनी एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही है। जी, मुझे लग रहा है अमितेश। आजकल जो सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होता जा रहा है और सोशल मीडिया पे हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो ह लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। मतलब आज से पहले जीवन जितना सरल हुआ करता था, आज से 10, 15, 20 साल पहले, अब वो चीज़ें इतनी सरल नहीं रह गई। ये भी एक बड़ा कारण है एंग्ज़ायटी और पीयर प्रेशर का? राइट सर, लाइफ़ के अंदर जो एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो बच्चों के साथ में हम किस तरह से उनके साथ में पैरेंटिंग कर रहे हैं, किस तरह से उनको एक हुँ, एनवायरनमेंटल मिल रहा है, तो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है और साथ के साथ में जो लाइफ़स्टाइल भी बदल गया है। पहले जो बच्चे अच्छा, इतने हाइली फिजिकल एक्टिव होते थे, अलग-अलग जी। क्रिएटिविटी में रहते थे, अब कहीं न कहीं वो एक बैलेंस सा बिगड़ गया है, जो एक वर्चुअल और एक रियलिटी में जो बच्चों को रहना चाहिए। हुँ। तो काफ़ी लोग थेरेपी लेने से लेकिन बड़ा हेजिटेट करते हैं, ख़ासकर जी इस तरह की मेंटल थेरेपी लेने से और लोगों में कहीं न कहीं एक स्टिग्मा भी है, एक टैबू भी है कि दूसरों को पता ना चल जाए कि मैं मेंटल हेल्थ से किसी इश्यू से गुज़र रहा हूँ। अ, इंडिया में अब मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ी तो है, लेकिन फिर भी इस तरह का टैबू उनके बीच बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? मैच्योरिटी अभी लोगों में नहीं आई है या क्या रीज़न है इसका? सर हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, अवेयरनेस तो बढ़ रही है लेकिन स्टिग्मा अभी भी एग्ज़िस्ट करता है। थेरेपी को कहीं न कहीं लेना लोग वीकनेस का साइन समझते हैं। मगर मुझे लगता जी। है, अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, वो एक साइन ऑफ मैच्योरिटी है। हम खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं और कहीं न कहीं आजकल अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉज़िटिव साइन है सर। अच्छा, राइट।
मतलब कहीं न कहीं लोग अगर इस चीज़ों के लिए अवेयर हो रहे हैं कि उनको मेंटल इश्यू है और इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ये एक तरह से अवेयरनेस है और इसको अवेयरनेस की तरह ही देखना चाहिए। राइट सर, एब्सोल्युटली जी। अमितेश। तो डॉक्टर साहब पहले हम इसके इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा डीप जाएँ, मैं थोड़ा आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहूँगा और उसके बाद हम आपकी जो प्रैक्टिसेज़ रही हैं या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और मेडिटेशन के बारे में, फिर हम उसको कवर करेंगे, ठीक है? जी, तो जी अमितेश। अ, सर थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप देना चाहें आज के यूथ को स्पेशली, जो डे टू डे लाइफ में वो यूज़ कर सकें, वो क्या हो सकते हैं? अमितेश जी, बहुत ही सिंपल से 3 मैं एरिया यूजुअली हर एक पेरेंट्स को या बच्चे के लिए बताता हूँ। उन तीनों को मैं आपके जी, साथ में भी शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 क्या है, बच्चे को सिंपल ब्रेथ वर्क सिखाएँ। कैसे एक थोड़ा-सा ब्रेथ के अंदर चेंज करना ही उनके ब्रेन के अंदर उनको और ग्राउंडेड कर सकता है। हर एक अच्छा। बच्चा अगर दिन में 5 मिनट, घंटे के अंदर भी निकाल लेता है, वो केवल एब्डोमिनल ब्रीथिंग करता है, जिसका अर्थ है श्वास गहरी ले, यानी 1 से 10 की काउंटिंग तक इन्हेल करे देन ब्रीथ आउट। आप पाएँगे कि दिन में अगर उसने 10 से 12 बार किया तो 1 घंटा हो गया और 1 घंटा जैसे-जैसे ब्रेथ चेंज होएगी, उसके थॉट्स और इमोशंस में भी पर्टिकुलर एकदम से चेंज वो नोटिस करेगा और खुद की ब्रेथ से वो जुड़ना सीखेगा, उसको फ़ील करेगा। तो एक नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट का ब्रेथ अवेयरनेस, डीप ब्रीथिंग। ये इंस्टेंट ओके, रिलैक्सेशन भी देता है और माइंड को स्टेबलाइज़ भी करता है। तो बच्चों के लिए किए। दूसरा हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस से क्या मतलब है कि हम अपने शरीर के साथ में कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या हम जी। सही समय पे उचित मात्रा में भोजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या क्या खा रहे हैं? बच्चों को देखा है कितना फास्ट फूड क्रेविंग्स और वो कितना तरह का चेंजेस आ चुका है लाइफ़स्टाइल के अंदर। तो एक हेल्दी हुँ, राइट ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं कहता हूँ माइंडफुलनेस ईटिंग। सेकंड चीज़ अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट से स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस किया जाता है, सभी को पता है। तो कम जी। से कम हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, टीनेजर को बॉडी मूवमेंट्स के रूप में कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए 30-40 मिनट्स जो उसके शरीर के हुँ, अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स को, एंडोर्फिन्स को एक्टिवेट कर सके। तीसरा है सोने का टाइम। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन के अंदर अगर ये 3 चीज़ें कर ली कि सही राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप, ऑटोमैटिकली बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी होती चली जाएँगी। तीसरी चीज़ है एक कॉन्शियस माइंडफुलनेस लिविंग। माइंडफुलनेस लिविंग के लिए छोटे बच्चे ध्यान को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और टीनेजर्स भी। तो मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई ध्यान के रूप में कोई ना कोई एक न्यू एक्टिविटी करे जिसका कोई हुँ, आउटकम बेस्ड ना हो। वो डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स हो सकता है। कुछ एक ऐसी क्रिएटिव एनर्जी कुछ नया सीखें, जो उनकी लाइफ को एक नया उमंग से और एक नए उत्साह से भरने में हेल्प करेगी। तो इन 3 जी। चीज़ों को अगर कोई भी टीनेजर अप्लाई करता है, मैं ज़रूर मानता हूँ कि वो कहीं न कहीं जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसे वर्ड्स हैं, इनसे दूर हुँ। रहेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करके जब आप ये सजेशन दे रहे थे, तो बैक इन द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, कितनी सिंपल चीज़ें हैं और मतलब कोई भी हम अपनी लाइफ़ में अगर यूज़ करने लगे इसको या उतारना शुरू कर दें, तो बहुत ईज़ी तरीके से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। बट इस मुश्किल ये है कि आजकल सिंपल चीज़ों को फ़ॉलो करने में लोग थोड़े से हेजिटेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेजुडिश हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर हम साँसें लेनों से लेने जो साँस लेने की जो प्रैक्टिस है, अगर हम इसी को कंट्रोल करें, तो हम अपने एंग्ज़ायटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जी, अक्सर देखा गया है गुस्से में हम बहुत ज़्यादा साँस चलने लगती है तेज़, जब हम शांत होते हैं तो साँसें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ये एग्ज़ैक्टली। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है? और क्या इमोशनल ट्रॉमा का प्रभाव हमारे फिज़िकल हेल्थ पे भी पड़ते हैं? अमितेश जी, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें हमारा जो इमोशनल या मेंटल डिस्ट्रेस है, वो फिजिकल सिम्पटम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी, कहीं न कहीं क्रोनिक पेन के रूप में, शरीर में अनएक्सप्लेन्ड एक्स और पेन होना जो कि मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता, मगर बॉडी के हुँ, अंदर वो फिजिकल पेन हम फ़ील करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कहीं न कहीं जो माइग्रेन है, सर्वाइकल है, बैक एक्स है, अधिकतर केसों में देखा गया है कि इनका कारण जो इमोशनल स्ट्रेस होता है,
कहीं न कहीं वो ज़िम्मेवार रहता है। इमोशनल अच्छा, ट्रॉमा मेरे ख़्याल से जो मुझे समझ में आया अपने जीवन के अनुभव से, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है, जो कि आज के समय में हुँ, साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है कि 70% जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनका कहीं हुँ, न कहीं कारण हमारा मानसिक या भावनात्मक असंतुलन ही है। जैसे कि हमारे जो भाव हैं, जो थॉट्स हैं, अधिकतर समय में यदि कोई बहुत ज़्यादा वरी में रहता है, एंग्ज़ायटी में रहता है, चिंता में रहता है, तो वैसे ही हमारे ये इमोशनल पैटर्न्स, हमारी इमोशनल फीलिंग्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफ़ेक्ट करती है, जो कि एक समय के बाद में हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ या डिसऑर्डर के रूप में फ़ॉर्म ले लेते हैं। सो जो भी हम नेगेटिव इमोशंस को जो इंटरनलाइज़ कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, यही कहीं न कहीं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बन जाते हैं एक समय के बाद में। ओके। तो इसका बहुत सारा प्रभाव हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी पड़ता है। राइट सर, एब्सोल्युटली। सर, इसी तरह से आप देखें कि आजकल रिलेशनशिप जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं मुझे लगता है आपने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज़ डील किए होंगे और आजकल इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिलेशनशिप में एंग्ज़ायटी होना और स्ट्रेस होना, तनावपूर्ण रिश्ते रहना, इनका कारण क्या है? क्यों आजकल रिश्तों में तनाव बहुत बढ़ गया है? चाहे वो पिता-पुत्र का हो या फिर वो हस्बैंड-वाइफ का हो या किसी भी तरह के जो कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं, उसमें इस तरह के एंग्ज़ायटी या इस तरह का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अमितेश जी, जो एक कम्युनिकेशन है 2 व्यक्तियों के बीच में, सबसे पहले तो वो इम्पेयर्ड हो चुका है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से भी जो रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का, पैरेंट चाइल्ड का या बॉस का, सभी का, कहीं न कहीं फ्रेजाइल होता जा रहा है। लोग एक-दूसरे को समझने की बजाय सिर्फ़ अपनी एक्सपेक्टेशंस को अधिकतर इम्पोज़ करते हैं, जो बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। छोटी-छोटी बातें ये हैं, जो अगर हम थोड़ा-सा समझ के, सोच के एक-दूसरे को सहयोग करें, हो सकता है कि किसी को अपने वे से वो दुनिया को देख रहा है, अपने एक जनरलाइज़्ड वे से, अपने खुद के व्यू पॉइंट से, मगर जब एक न्यूट्रल रहेगा, शांत रहेगा, तो चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाएगा। तो हुँ, लोग इतने तनाव में हैं कि वो शांति और वो इमोशनल स्टेबिलिटी से चीज़ों को देख नहीं पाते। रिलेशनशिप की बात की जाए तो कहीं न कहीं हम रिलेशनशिप में इमोशनली इंडिपेंडेंट होने को सीखने की उस आर्ट ऑफ रिलेटिंग को सीखने के बजाय इमोशनली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ये हुँ। इम्पोर्टेंट कारण मुझे समझ में आते हैं। डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे बहुत तरह के मेंटल केसेज़ देखे होंगे और स्ट्रेस के केसेज़ देखे होंगे। कोई ऐसा टफ़ेस्ट केस जो आपको याद आ रहा हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हर एक केस यूनिक होता है जो मेरा अनुभव रहा है। हर एक केस के अंदर हमें एक लाइफ सोल के साथ काम करना रहता है और हमें अपनी तरफ से उसको समझ के उसको लाइफ में डायरेक्शन देने के लिए हर पहलू के बारे में पूरा न्यूट्रल रहते हुए, पूरा असेस करते हुए, क्लिनिकल असेस करते हुए फिर उसकी हेल्प की जाती है। एक केस मैं आपके साथ में ज़रूर साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। एक पेशेंट था जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुज़र रहा था, जिसके सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ से वो फेस कर रहा था। हमने कुछ थेरेपी और माइंडफुलनेस से उसके जो डीप अनकॉन्शियस रूटेड फियर्स थे, उसके लिए कुछ थेरेपीज़, कुछ गाइडेंस किया, कुछ इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स सिखाया, कुछ रिसोर्स स्किल्स सिखाया और उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना काफ़ी इंस्पायरिंग था। कितने क्या उम्र रही होगी उनकी, जिनके बारे में आप बता रहे हैं? वो मेरे पास में 25-26 साल की उम्र में आया था अच्छा, और बिल्कुल नौजवान, वो अच्छा। इस इसकी वजह से उसकी स्टैमरिंग की भी प्रॉब्लम थी। कहीं न कहीं स्टैमरिंग का भी कारण साइकोसोमैटिक होता है, जैसे अभी हमने बात की। तो जी। उसकी इस ट्रीटमेंट के साथ में उसकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई थी। ओह ग्रेट! वाह! अच्छा, तो इस तरह के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देखे जा सकते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम इसको सिर्फ़ प्लेसिबो साइंस बोलें या सूडो साइंस बोल कर के नकारा नहीं जा सकता इसको पूरी तरह से। सर, अगर मैं बताऊँ हिप्नोथेरेपी एक वेल एस्टेब्लिश्ड साइंस है जो कि पूरी तरह प्रूवन है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। ये केवल एक जी, प्लेसिबो इफेक्ट ही नहीं है बल्कि एक इतनी पावरफुल साइंस है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स को, अपने देखने के तरीके को, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। और आज जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अ, अमेरिकन पूरी एक मेडिकली उसको एक साइंस के रूप में देख रहे हैं। चाहे आप ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन देख लीजिए, वर्ल्ड में बहुत सारे अलग-अलग जगहों पे जी। आज हिप्नोथेरेपी एक वेल एस्टेब्लिश्ड साइंस है। और रही बात है माइंडफुलनेस की,
माइंडफुलनेस के ऊपर तो आज आप देख पा रहे हैं ज़बरदस्त रिसर्च वर्क चल रहा है, जो कि लोगों को काफ़ी तहे एक स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है। जी, मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे ही आ रहा था। आपने इसका जवाब दे दिया। तो सर ये जो आजकल हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रैक्टिसेज़ बहुत शुरू हो गई हैं और आजकल काफ़ी लोग इस तरफ जा भी रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इससे क्या ये समझा जाए कि कई पीछे की के इश्यूज़ जो हैं, जो इंसान किसी ट्रॉमा से या किसी मेंटल चैलेंज से अगर गुज़र रहा है, तो बिना दवाओं के ठीक हो जाएगा और सिर्फ़ अगर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ले ले और हिप्नोथेरेपी के सेशंस ले, तो उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसा है? या थोड़ी क्लैरिटी कुछ दें अगर आप इसमें, तो ये किस तरह से हैंडल करते हैं इस तरह के केसेज़ आप? सर ये एक साइंस है जो हम यूज़ करते हैं। अगर केस बहुत ज़्यादा सीवियर है, क्लिनिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर और कोई साइकियाट्रिक इलनेसेस है, मेडिसिन की अपनी एक उपयोगिता है। कुछ ऐसे अच्छा, बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में एंग्जायटी डिसऑर्डर्स में या कहे तो हर एक अलग फिजिकल या ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी यह बहुत पावरफुल काम करती है। सपोर्टिव रूप में भी और कई जगह पे इंडिपेंडेंटली भी, जहाँ पे हमारी सिर्फ बिहेवियरल चेंज के ऊपर बारी आती है। साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की बात हम कर रहे हैं, जी, फियर्स की जी, बात कर रहे हैं, जैसे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जी। अकेले भी काफ़ी पावरफुल साइंस है, बट अधिकतर जगहों पर जहाँ पे केस की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वहाँ पे हम मेडिसिन की भी उपयोगिता रहती है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन कैसी है, मेंटल स्टेट कैसा है और कितना लंबे समय से वो उन चीज़ों से परेशान है। तो मेडिसिन और डॉक्टर्स की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत तो होती ही है, बाकी ये साथ में एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप इसको कह सकते हैं, ये दिया जा सकता है। तो ये जैसा आपने बताया सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी और इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, राइट? राइट सर, अच्छा। केस टू केस वेरी करता है। सर आपके करियर में सबसे शॉकिंग या अनबिलीवेबल हिप्नोसिस का केस कौन-सा रहा है? कोई अगर आप बताना चाहें प्लीज़? आपका क्वेश्चन बहुत टफ है क्योंकि हर एक केस मेरे को अच्छा लगता है, जितने लोगों के जी। साथ में पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अ, कोई भी एक जो बड़ा यादगार रहा हो? तो हर एक केस के साथ में एक अलग ही इमोशनली लेवल पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करता हूँ। उनमें से एक केस मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने काम शुरू किया उस समय पे विदिन 1 सेशन विद द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उस व्यक्ति का जो हाइड्रोफोबिया था, वो एक सेशन में ही चला गया एंड इट वाज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर मी दैट हाउ पावरफुल दिस साइंस इज़। सो हुँ। वहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, ये एक बहुत पावरफुल साइंस है। इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियलिटीज़ हैं। हम अपने माइंड से अपनी बॉडी को भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लाइफ को भी एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, कोई आपका ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन पेशेंट मिला है या आपको कोई ऐसे ट्रीटमेंट में कोई ऐसा पर्सन कभी मिला जिसको अपनी पास्ट लाइफ याद आई आई हो और उसने जाकर के उस पास्ट लाइफ को रीबर्थ को प्रूफ भी किया हो, जाकर के देखा भी हो? हाँ, ऐसे बहुत से केसेस आए हैं सामने, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस के अंदर, ट्रांस के अंदर, जो वो बता रहा है, बाद में जाके हुँ, जब वो वेरीफाई करता है, इट रियली सेज कि यार ये भी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन माइंड की। अच्छा। तो ऐसा एक केस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि एक बच्चा जो कि एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम जैसे हम बात कर रहे हैं, पेन से, दर्द से इतना ज़्यादा परेशान था दिल्ली के अंदर, पिछले 3 सालों से वो बच्चा ट्रीटमेंट ले रहा था और उसकी हालत डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी। जिस वज़ह से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, नॉर्मल अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। दिन-रात अच्छा। म पेरेंट्स का भी हाल आप देख सकते हो, जहाँ पे सारी मेडिकल साइंसेज़ भी फेल हो जाती है। तो कहीं न हुँ, कहीं किसी ने मेरे को रेफ़र किया और जैसे ही उसके साथ काम करना चालू किया, तो मैंने देखा कि ऑटोमैटिकली वो पास्ट लाइफ़ के एक ऐसी जीवन के अंदर गया, जहाँ से उसकी जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो डेथ हुई थी, वो सेलुलर मेमोरीज़ को जैसे मैंने रिलीज़ किया, उसको हील किया, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो भी अभी भी मैं उसको जानता हूँ, ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं। अभी वो परफेक्टली फाइन है, कुछ नहीं है और जो उसने जो बताया था, वो उसके हुँ, पेरेंट्स ने वेरीफाई भी किया कि यस, रियल में ऐसा हुआ था, ऐसे एक्सीडेंट हुआ था
बट ये चीज़ भी उस बच्चे के दिमाग से कैसे निकला, वो भी उनके लिए एक हैरान कर देने वाली चीज़ थी। अच्छा ओके। तो सिर्फ़ आपके ट्रीटमेंट से उस बच्चे का जो आप बता रहे हैं कि फिर सारे बॉडी एक और मेंटल एक से उसको रिलीफ़ मिल गया। जैसे मैंने कहा ना मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के अंदर और जी। फोबियाज़ के अंदर और कई बार जो दिमाग के अंदर जो अनएक्सप्लेन्ड कुछ चीज़ें रहती हैं, जो प्रोसेस नहीं कर पाता हमारा इंटेलेक्ट, तो वहाँ पे हुँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो प्रिमिटिव माइंड है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू भी बहुत हेल्पफुल और एक सब्जेक्टिवली ट्रांसफॉर्मेशन आंसर देता है। हुँ, हुँ। राइट। तो यहाँ मैं अपने ऑडियंस को साथ में थोड़ा एजुकेट करता चलूँगा कि जिस तरह के पास्ट लाइफ रिग्रेशन डॉक्टर साहब देते हैं या किसी भी प्रैक्टिशनर के पास आप जाते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या किस इस तरह की किसी प्रैक्टिसेज़ में हैं, तो इनको आप हमेशा एज़ अ सपोर्टिव प्रैक्टिस की तरह भी ले सकते हैं। साथ में जो आपका मेडिकेशन चल रहा है, उसको डिसकंटिन्यू कभी ना करें। वो भी चलता रहे, ये भी चलता रहे और इस तरह से आप दोनों के कॉम्बिनेशन में एक साथ अपनी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो जी। डॉक्टर साहब एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन मेरा है आपसे जो आई मीन आई थिंक यू वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क दिस वन कि जिस तरह से आपने बताया कि कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि लोग अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं और वहाँ के ट्रॉमास को रिलीज़ करते हैं, राइट? बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसान की अभी की लाइफ अच्छी चल रही हो और वो अपनी पुरानी लाइफ में जाकर के और ज़्यादा ट्रॉमा देखे, और ज़्यादा एंग्ज़ायटी को देखे, फ़ियर को देखे, स्ट्रगल्स को देखे और उनसे वो उनको कैरी करके यहाँ ले आए तो हो सकता है वो और ज़्यादा परेशान हो जाए? अमित ऐसे ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, जी। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा मित्र है, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है। वो अगर इस जीवन के अंदर कोई भी चुनौती या कोई भी अंदर से कोई ऐसी स्ट्रेसफुल चीज़ आ रही है, तो कहीं न कहीं हमारा अनकॉन्शियस माइंड चाहता है कि हम उसको रिज़ॉल्व करें, उसको एड्रेस करें। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे को चाहे वर्तमान जीवन का कोई ट्रॉमा है या पास्ट लाइफ का कोई पिछले जन्म का कोई ट्रॉमा है, वो उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है, उसको हील करने में हेल्प करता है। सो व्हेन ही गेट अ राइट एनवायरनमेंट with the right expert trainer, expert hypnotherapist, he will easily get healed very fast और वो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। मगर आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया है, जहाँ पे किसी का पास्ट लाइफ का ट्रॉमा से उसकी वर्तमान जीवन अफेक्ट हो रहा हो। अगर कभी ओके, कोई हम पेनफुल मेमोरीज़ को रिलीज़ भी करते हैं, उस अनकॉन्शियस से हील भी करते हैं, तो हमारा माइंड उन मेमोरीज़ को कई बार अमनीसिया में ले जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। या फिर एज़ ए प्रोफ़ेशनल हमें पता रहता है कि किस चीज़ को कैसे उसको हील करना है, कैसे उसको और ज़्यादा मेंटली एम्पावर करते हुए एक पॉज़िटिव सजेशन के साथ में, एक लर्निंग के साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको दोबारा जी। से उससे जो भी हमारा रिग्रेशन है, उससे हमारे को पर्पस फुलफ़िल करना है। सर ये हिप्नोथेरेपी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है ही, एक फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कई रिसर्च हुए हैं कनाडा में, यूके में, अमेरिका में और इनको एक साइंस की तरह प्रूव भी किया गया है। लेकिन क्या आज भी इसको पूरी तरह से मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस की तरह देखा जा सकता है? मतलब ये मेरा क्वेश्चन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इसको एज़ अ करियर चुनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे? ये एक जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन या जो एक मेन स्ट्रीम डॉक्टर प्रैक्टिस है, उसके पैरेलल है, उसका सपोर्टिव है या एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है? यूजुअली जैसे मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए मैंने साइंस सीखी हुई है, ताकि मैं अपने पेशेंट्स के लिए और हेल्पफुल हो सकूँ। और इंडिया के अंदर अभी जो रेगुलेटेड बॉडी है, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है और मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पर इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और इसको जल्द ही भारत के अंदर भी एक मेडिकल साइंस के रूप में उपयोग किया जाएगा। बहुत ही जल्दी, मैं आशातीत हूँ जल्दी एक अच्छा न्यूज़ मिले। मगर ऐसे प्रोफेशनल या कोई भी अलाइन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो अपने हुँ, पेशेंट्स के लिए अपनी सर्विसेज़ को बेटर करना चाह रहा है, वो इस साइंस को सीख सकता है। ओके। तो इसको मुझे लगता है मोर ऑफ मेन स्ट्रीम मेडिकेशन की तरह ना लेकर के एक वेलनेस प्रोग्राम की तरह या वेलनेस प्रैक्टिस की तरह लेना चाहिए। क्या ये सही है मेरा कहना या इसमें कुछ डिफरेंस है? सर दवाई बॉडी के लेवल पर काम करती है,
शरीर के जी, ऊपर, न्यूरोबायोकेमिकल लेवल के ऊपर। मगर जो मन है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, अनकॉन्शियस बिलीफ्स हैं, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे जी, सोचने के तरीके हैं, ये वो साइंस है जो इसके ऊपर काम करती है। अगर हम बॉडी माइंड दोनों को एक इंटीग्रेटेड वे से काम करते हैं, हम पाएँगे कि रिजल्ट्स 4 गुना ज़्यादा पावरफुल आएँगे, 4 गुना जल्दी आएँगे। जी। तो ये एक तरह से ओवरऑल आपके वेल बीइंग के लिए है। राइट, तो कहीं न कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बॉडी जो है ये एक मशीन नहीं है जिसमें सिर्फ़ दवाइयाँ डालते जाएँ और ये ठीक हो जाएगी। इसका ओवरऑल वेल बीइंग हमें सोचना पड़ेगा। तो जितना शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मन का स्वस्थ रहना और मन के स्वस्थ रहने के लिए जैसा आपने बताया कि अ, ये मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग-अलग तरह की प्रैक्टिसेज़ जो भी हैं, जो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है पेशेंट की या जो नीडी पर्सन है, उसके हिसाब से मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए या मेंटल वेल बीइंग के लिए ये अडॉप्ट की जा सकती है। जी। राइट। अ, सर थोड़ा-सा हम मेडिटेशन की तरफ आएँगे। बहुत कुछ आपने बताया हिप्नोथेरेपी के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, कुछ पुराने पेशेंट की लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हमसे। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा-सा मेडिटेशन के बारे में अगर आप बताते चलें कि मेडिटेशन किस तरह से करें? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है, देखें ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल का यूथ बहुत जागरूक हो गया है। चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत ईज़ी हो गई है गूगल और एवरीथिंग की वज़ह से। जो यूथ है उसका उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। तो वो चीज़ों को जानना चाहता है। इसकी वज़ह से एक दिक्कत ये हो रही है कि जब वो यूट्यूब पे जाता है या ऐसी किसी जगह जाता है तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कहीं कहा जा रहा है योग या ध्यान ऐसे करो, कहीं कहा जा रहा है योग या ध्यान ऐसे करो। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया होता है वो हमें ज्ञान दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पर आकर के कि इस तरह से ध्यान करना चाहिए, उस तरह से ध्यान करना चाहिए। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो आप एक एक्सपर्ट अगर बैठे हुए हैं तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि आपसे पूछा जाए और आप प्लीज़ सजेशन दें कि मेडिटेशन का सही तरीका क्या है? क्या एक कोई डेफ़िनिट तरीका है या बहुत तरह के तरीके हैं जिसमें से कोई भी जिसको जो सूट करे वो ले सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है? तो थोड़ी-सी क्लैरिटी दें इसमें प्लीज़। अमितेश जी, ध्यान के बहुत से स्वरूप हैं। बुद्ध ध्यान से, निर्विचार से उपलब्ध हुए। मीरा ध्यान से, कीर्तन से, संगीत से, है ना? प्रार्थना जी, से उपलब्ध हुई। तो सबके जी, अपने-अपने वे हैं, सबका अपना-अपना है। गोरखनाथ जी ने कितनी विधियाँ दी हुई। विज्ञान जी, भैरव तंत्र के अंदर आप देखेंगे तो 112 विधियाँ हैं। 112 विधियाँ जो शिव ने हाँ, पार्वती को बताई। क्योंकि हर एक जी, व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की अलग तरीके से फंक्शनिंग है। जिसको जो सूट कर जाए वो सही रहती है। और हम अपने ट्रेडिशनल के अंदर देखा जाए ज जप के द्वारा जैसे आजकल के जो प्रचलन में आ रहा है काफ़ी सारा अद्वैता वेदांता के द्वारा, ये भी जी, एक वे ऑफ लर्निंग है या अलग-अलग मास्टर्स हैं अपने अलग-अलग वेज़ के द्वारा ध्यान के प्रति प्रयोग करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, उसको मैकेनिकल नहीं, वो अगर आपके जीवन को रूपांतरित कर रही है, वो हुँ, कोई भी विधि हो, मैं नहीं कह रहा कि एक विधि हो, सबका एंड ऑब्जेक्टिव एक ही है। तो आप उसको जी, करें और उसको मैकेनिकल ना होने दें और उसके एक्सपेरिमेंट के तौर पे लें। जैसे आपने कहा ना यूथ है, आप हुँ, एक्सपीरियंस करो, उसको प्रैक्टिकली जानो, उसको समझो, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो अगर आप उसको करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस तरह से 3 चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा कि ध्यान करते समय इन 3 चीज़ों का अमितेश जी हर एक व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये फंडामेंटल्स हैं, कोई भी मेडिटेशन करे। पहली चीज़ है रिलैक्स रखना अपने आप को। उस रिलैक्सेशन के अच्छा, साथ में आप प्रयोग कर पाएँगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में परेशान हैं, करने में इतना सीरियस है, इट विल नॉट वर्क, रिलैक्स रहना अच्छा, पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, वॉचर रहे, जो भी आप कर रहे हैं उसको दृष्टा भाव के साथ देखें, पूरी जी, तरह अवेयरनेस के साथ करें उसके साथ। तीसरी क्या है, नॉन जजमेंटल रह के करें, पहले पक्ष-विपक्ष मन में बना लिया फिर नहीं, क्या अनुभव हो रहा है, क्या है, नॉन जजमेंटल रहें, लेट द प्रोसेस इटसेल्फ रेज़ योर फ्रीक्वेंसी। तो आप ये 3 चीज़ों को लेकर कोई भी ध्यान का प्रयोग करेंगे, आप उसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य अनुभव करेंगे।
डॉक्टर साहब आपने यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया है जो मैं थोड़ा-सा इस पर आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा। आपने बोला दृष्टा बन कर के ही हमें ध्यान करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा हमारे नवयुवकों को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी इस टर्म को कि दृष्टा कैसे बना जाए? कौन दृष्टा है? हम खुद ही तो हैं दृष्टा या कोई और है? ये इसको थोड़ा-सा समझाने की अगर आप थोड़ा वो करें, क्लैरिटी दें अगर इस पे थोड़ा। बहुत सही क्वेश्चन है आपका। हम जो भी कर रहे हैं, उठते, चलते, बैठते, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे, उनको वॉच करना, उनको एक न्यूट्रली नॉन रिलैक्स्ड वे से बस देखना, बोधपूर्वक देखना, वो दृष्टा भाव है। और जो उसको अनुभव कर रहा है, जो उस दृष्टा को भी जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो साक्षी भाव होता है। तो हम जी। किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है। ये ना हो कि चाय तो पी रहे हैं मगर दिमाग फ्यूचर में है। चाय तो पी रहे हैं मगर नहीं उसकी चाय अच्छी थी, ये चाय खराब है। नहीं, उस हुँ, पूरे वॉचर बन के बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में चाहे ध्यान हो जाएगी। आप चल रहे हैं, चलने के प्रति दृष्टा भाव बन जाओ। आप नहा रहे हैं, उस पानी को स्पर्श को अपने शरीर के प्रति दृष्टा भाव बन जाओ। आप आँखें बंद करके सुबह 10 मिनट बैठे हैं, श्वास के प्रति दृष्टा भाव बन जाओ। तो ये जी, दृष्टा मीन्स वॉचर, ऑब्जर्वर, गहराई से जी। देखना। जी, तो आई थिंक विदेश। जो दृष्टा भाव है ये ही ध्यान है। अगर हम वॉचर हो जाएँगे, अवेयर हो जाएँगे अपनी हर वो चीज़ों के लिए जो भी हम उस समय कर रहे हैं और 100% अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे उसमें। लेट्स से चाय पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट में हमारा ध्यान लगा हुआ है अगर 100% लग गया तो ये ही ध्यान है, इज़न्ट इट? बिल्कुल उसको करते हुए पूरा बोध बनाए रखना, पूरी टोटैलिटी जी, से अवेयरनेस बनाए रखना। कि जी, मैं ही कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नृत्य है, संगीत है। अब नृत्य कोई कर रहा हो उसमें खो जाना, वो खोने में भी अपने आप में आप पाएँगे कि वो कृतता भाव गिर जाएगा और वो बस जी। नृत्य ही रह जाएगा। तो वो भी एक वे है सर। जी। डॉक्टर साहब हमारी ऑफ द कॉल ओशो मेडिटेशन के बारे में भी काफ़ी बात हुई, ओशो पे भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो थोड़ा-सा अगर इस पॉडकास्ट पे भी आप ओशो और उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस से कैसे डिफरेंट है? थोड़ा-सा अगर आप इसके बारे में बताना चाहें तो? जैसे जो वर्तमान जीवन के अंदर जो मनुष्य की मनोस्थिति है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं। बचपन से हमारे मन के अंदर इतने ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन कहीं न कहीं डे टू डे रूटीन लाइफ में भी आप देख सकते हैं, कितना हम जी, मेंटल स्ट्रेस को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। आउटलेट नहीं मिलता और वो इकट्ठा होते-होते बॉडी के अंदर भी वो संवेदनशीलता, वो सेंसिटिविटी लूज़ हो चुकी है। तो ओशो की जो ध्यान की विधियाँ हैं, वो कहीं न कहीं कथारसिस से शुरू होती है, एक रेचन से शुरू होती है और उसको एक मूवमेंट से जुड़ी होती है, एक्टिविटी बेस्ड रहती है और उसके अच्छा। बाद में फिर हम साइलेंस में उतरते हैं। तो ओशो ने जो मनुष्य जाति के लिए जो सबसे बेहतरीन 3 गिफ्ट दिए, वैसे तो सभी कुछ उनका अनमोल है। जैसे हम बात कर रहे थे डायनामिक मेडिटेशन, सुबह अगर हुँ, कोई हुँ। कर लेता है, तो आप पाएँगे कि आपके जो शरीर के अंदर जो एनर्जी लेवल है, जो एक शरीर के अंदर स्टेबिलिटी है, वो अपने आप ही हुँ, नैसर्गिक रूप से होने लगेगी। सेकंड है जो फीमेल्स जो इतनी बिज़ी है, अगर कोई करना चाहिए इवनिंग का मेडिटेशन है, इसको कुंडलिनी मेडिटेशन बोलते हैं। तो ये भी एक हुँ। बहुत ही रिसर्च बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल साइंस के आधार पे बनाया गया है, जिसमें खूब सारा मूवमेंट है, नृत्य है, बिल्कुल बोध रखना है संगीत के साथ में और फिर लेट गो में जाना है। तो ये जी, 4 चरण का ध्यान है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इवनिंग में बच्चों को भी बड़ा पसंद आएगा, जिसका नाम है जिब्रीश ध्यान। तो ये भी एक बहुत पावरफुल ध्यान की विधि है। तो मैं मानता हूँ ये 3 ध्यान की विधि जो कि कहीं न कहीं मॉडर्न मैन के लिए ही बनाई गई है और जी, आप एकदम से जिसको चाहिए होता है ना बिल्कुल 5G के स्पीड के अंदर एक्सपीरियंशियल जी, चाहिए, क्या है जी। मेडिटेशन? तो आप इसको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें। ज़रूर इसके बारे में मुझे लगता है आपसे एक डेडिकेटेड अलग सेशन करना पड़ेगा इन चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए। बट चूँकि हमारे पास समय कम है तो हम कॉन्क्लूज़न की तरफ बढ़ेंगे इस पॉडकास्ट के और अगर हमारा कभी बन पड़ा, आपको समय मिला तो हम दोबारा एक बार फिर से पॉडकास्ट करना ज़रूर चाहेंगे। सर अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है।
इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँगा और आपको इसका क्विकली जवाब देना है। जो भी आपके मन में पहली आपकी अवस्था में जो पहली चॉइस आए दिमाग में उसके बारे में बताना है आपको। तो शुरू करें? राइट सर। बिल्कुल जी। शुरू करें अमितेश जी। सर एक चीज़ जो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में गलत समझते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मेंटल हेल्थ कोई जानबूझ के नहीं बनाता। ये एक प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है। तो ये मत सोचो कि अगर कोई मेंटल हेल्थ है, किसी की ठीक नहीं है, तो कोई साइन ऑफ वीकनेस है। अच्छा। सर हिप्नोसिस का सबसे बड़ा मिथ क्या है? हिप्नोसिस का जो सबसे बड़ा मिथ है, वो ये है कि अधिकतर जो लोगों से मेरे क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैं समझ पाया हूँ, क्या ये ऐसी साइंस है किसी को कंट्रोल में कर सकती है? ये सबसे बड़ा मिथ है। अच्छा। जो लोगों को लगता है मूवी देखते हुए कि बिल्कुल ही कंट्रोल कर लिया जाता है, उससे जो भी करवाना चाहें वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हुँ। बजाय उल्टा जी। है इसका, वो एक बहुत रिलैक्स स्टेट है। यू बिकम मोर अवेयर, यू बिकम मोर अच्छा, रिसेप्टिव। आप और ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, सुझाव के प्रति जो आप अपने जीवन के अंदर पाना चाहते हैं। ओके। सर आपके ओपिनियन में सबसे स्ट्रेस फ्री प्रोफ़ेशन कौन-सा है? सबसे स्ट्रेस फ्री प्रोफ़ेशन वही है सर, जिसको करने में आपको खुशी मिलती हो, आनंद मिलता हो, जिसको करने में ही आपको उसका रिवॉर्ड फुलफ़िल होता है, ना कि उसके करने के बाद में। तो मेरे हिसाब से वही प्रोफ़ेशन बेस्ट है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो कोई सफाई का काम हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट का सीईओ हो या कोई इंजीनियर और डॉक्टर हो, जिसको करने में उसको वो कंटेंटमेंट मिले, फुलफ़िलमेंट मिले और इसको करना उसके लिए एक नेचुरली ऐसा लगे कि ये कोई कृत्य नहीं है। ये एक ओके। सोचो कि एक पैशन है जो वो ड्राइव कर रहा है, उसके अंदर से निकल रहा है, हुँ, एफर्टलेसली हो रहा है। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। जो इंसान को करने में मज़ा आए, जो जो उसमें वो पूरी तरह से ध्यान की अवस्था प्राप्त कर ले जिस काम को करते हुए, वही काम बढ़िया है। जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक ऐसी कंट्रोवर्शियल बात जो आप बिलीव करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते? सर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा मेरे को रैपिड फायर है। जी। सर मैं ऐसी कौन-सी अपने बात है जो दोस्त कंट्रोवर्शियल हाँ, बात है जो आप तो बिलीव करते हैं लेकिन लोग नहीं मानते इस बात को? सर मेरा बिलीफ मेरे अनुभव से आया है कि ये जीवन एक खेल है, ये एक जर्नी है, इसको बस जियो, प्लेफुली जियो, इसमें सीरियसनेस की ज़रूरत नहीं है, बट इसको मज़ाक में मत बनने दो। तो लोग जो अपनी लाइफ़ को लेकर जो इतने सीरियस रहते हैं, जो इतने ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या होना चाहिए? जो वर्तमान में ही रहना ही जीवन है, मगर लोग कहीं न कहीं जानते हैं कि वो अपने अनुभव की बजाय वो आशाओं में, विचारों में, अपेक्षाओं में जीते हैं। ये मेरे हिसाब से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक कंट्रोवर्शियल बात है, जो अधिकतर देखने में आता है। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग हैं जो मानते हैं, बट अधिकतर को मैं देखता हूँ कि वो इसी तरीके अच्छा से डॉक्टर जीवन साहब जी अगर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब अगर जैसे आपसे कोई मिलना चाहता है या कोई हेल्पलाइन नंबर हो आपकी, जिस पे अगर वो किसी स्पिरिचुअल लेवल पे या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहता है या हेल्प चाहता है किसी तरह की, तो क्या आपकी कोई वेबसाइट है या कोई नंबर है या कैसे कनेक्ट कर सकता है? बिल्कुल जो भी अ, फ्रेंड कनेक्ट होना चाहता है हमसे, वी आर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हमारी पूरी टीम है, जो कि 24/7 हेल्प करती है। इंडोर और आउटडोर सर्विसेज़ हमारे पास में उपलब्ध हैं और हमारा चंडीगढ़ के अंदर सेंटर है। ऑनलाइन अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9992 111 888। बाकी आप healingmind.in के अंदर जाके भी डिटेल्स में देख सकते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आप चलते-चलते हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? यही कि ये जीवन एक बहुत खूबसूरत सा जीवन मिला है हमें। इस जीवन को हम ऐसे ही ना गँवाएँ और इसमें हर एक ब्रेथ जो मैं देखता हूँ, जब पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, आईसीयू में देखते हैं कि एक-एक ब्रीथिंग श्वास की वैल्यू है। हम इसको ऐसे व्यर्थ में ना गँवाएँ और इस जीवन में आप आए हैं तो इसका एक अर्थ है, इसका एक वैल्यू है, इसको थोड़ा रिगार्ड करें। हर पल की हर एक श्वास को ऐसे सोचो कि जैसे सरकार ने बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया है और वो आपको भरना जी। पड़ रहा है। तो आप हर एक श्वास को पूरा टोटलिटी से जिएँ, अपने जीवन में एक वैल्यू क्रिएट करें और सोसाइटी के लिए भी कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, जो भी आप जिस भी वे में कर सकते हैं। आखिर में आपसे यही पूछूँगा
डॉक्टर साहब कि आपका पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और ज़्यादा बनने चाहिए और मैं आपका जी, शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को इतने अच्छे से आप काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी और मैं आशा करता हूँ और भी ऐसे बहुत सारे आपके शोज़ देखने को मिलेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली थैंक यू एन्जॉयिंग सर। मोमेंट। आप इतना समय निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर की और कई ऐसे किस्से बताए जो लोगों के ट्रॉमा से और उनकी परेशानियों से, एंग्ज़ायटी से निकलने में उनको हेल्प हुआ। मुझे भी आशा है कि आप इसी तरह से लोगों की सहायता करते रहें और उनके जीवन को और खुशनुमा बनाते रहें। फिर मिलते हैं आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अमितेश जी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। सी यू थैंक यू, सून। थैंक यू। थैंक बाय-बाय। नमस्ते। बाय।